इंडिया अब जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर चुका है, जो कि नहीं कर सकता, लेकिन उसने हटदर्मी कर दी है। अब ये भी खदशा है कि वो सैलाब के दिनों में पानी छोड़ेगा और सैलाब के दिन नहीं होंगे तो पानी रोकेगा। हमें एक तो ठीक है वो एक्ट ऑफ वार है, हम उनको करने नहीं देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो हमें वैसे कौन से मेजर्स लेने चाहिए कि हम इस आने वाले जो मुमकिन डिज़ास्टर है उससे बच सकें? देखिए, इसमें फौरी तौर पे हमें जो है वो छोटे छोटे डैम्स जो हैं वो बनाने चाहिए, और उसका क्विक तरीका ये है कि रबर डैम्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए पाकिस्तान में। ये चाइना में, कोरिया में, अभी ये इंडिया में भी बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। तो हमें फौरी तौर पे इसका एक नेशनल स्टडी करवानी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल है जहाँ हम रबर डैम्स बनाएं। ये बाकायदा टेक्नोलॉजी है सर? जी, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और बड़ी क्विक टेक्नोलॉजी है डैम बनाने के लिए। उसको रोक लेते हैं रास्ते को, और बहुत बड़ी ट्यूब होती है जो बड़े थिक रबड़ की होती है, और जिसको फिर कंप्रेसर से उसमें हवा भर दी जाती है और वो डैम का काम करती है। तो जितना आपने लेवल रखना हो उसके मुताबिक उसमें एयर फिल की जाती है। तो अब उससे हाइड्रो पावर भी जनरेट कर रहे हैं, तो लेकिन हम उस तरफ अभी तक जा नहीं रहे। मुझे मालूम नहीं कि इसकी क्या वजह है। इसको फौरी तौर पे हमें देखना चाहिए, और इन मौजूदा जो तो बहुत बड़ी खबर है आसिफ साहब, क्योंकि इस पर जो है इसका मतलब है कि डैम ना सिर्फ बन सकता है, पानी इसमें ना सिर्फ ज़ख़ीरा हो सकता है, बल्कि इसमें जो है वो बिजली भी पैदा हो सकती है। तो अगर दरियाए चनाब पर, जिस पर कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, जिस पर डैम जो है वो कुदरती तौर पर नहीं बन सकते, क्या वहाँ पर हम रबर डैम जो है वो तामीर कर सकते हैं, या दीगर जो हमारे दरिया हैं उस पर जो है रबर डैम की तामीर हो सकती है और उससे बिजली भी जनरेट हो सकती है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर स्टडी की जाए। और एक और चीज़ जो कि काफ़ी दूसरे मुल्कों में है, वो पाउंडिंग होती है कि आपके जो जैसे जीटी रोड है या मोटरवेज़ हैं, इसके साथ साथ जो ज़मीनें हैं उसमें बड़े बड़े पाउंड्स जो हैं वो डेवलप करें, ताकि बारिश के दिनों में वो पाउंड भर जाएं और फिर आप उसको पंप आउट करके तो आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करें। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके इन सॉल्यूशंस को देखना पड़ेगा, और इसमें प्लानिंग डिवीज़न का बहुत बड़ा किरदार होगा कि वो एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनको टेबल फ्राहम करें, और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको बीच में लेकर आएँ। और हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बहुत क्विक करना है। अगर आज से हम शुरू कर दें, इसकी प्लानिंग शुरू कर दें, इसको जो है वो रबर डैम को तामीर करना शुरू कर दें, तो हम कितने अरसे में इसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं कि हमारे पास पानी की स्टोरेज भी की कमी भी ना हो और बिजली भी पैदा होनी शुरू हो जाए और दरियाओं पर जो है रबर डैम टेक्नोलॉजी एम्प्लाई भी हो जाए? देखिए, रबर डैम तो बनाने में साल भी नहीं लगता है। उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है साइडों पे कंक्रीट को, फिर उसके बाद बनी बनाई एक रबड़ की मोटी ट्यूब होती है, और जो कई किलोमीटर तक की अब आने लग गई हैं, और उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, उसमें हवा भर देते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और यही मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे पास सलूशन नज़र आता है। इसको फौरी तौर पर मैं समझता हूँ स्टडी करा के अडॉप्ट करना चाहिए, और इसमें हमारा जो दोस्त मुल्क चाइना है बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपने बहुत बड़ी खबर दी सर। हम दोबारा क्लाइमेट चेंज की तरफ आते हैं। मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी नॉर्वे में, जिसका नाम था नेल्सन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसमें ये एक बहुत चौंका देने वाली बात बताई, ये 2010 की बात है, कि अगर दुनिया ने तवज्जो ना दी तो इतनी हिद्दत बढ़ रही है और समंदरों का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसमें बाकायदा तौर पर उस एलामिये में लिखा गया कि अगर तवज्जो ना दी तो वाइट हाउस भी डूब जाएगा। क्या समंदर बिफर जाएंगे? ऐसा कोई सूरत हाल हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो समंदर की हम बात करते हैं ना कि सिर्फ 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा या 2 डिग्री टेम्परेचर दुनिया के एवरेज बढ़ता है, लेकिन आप इंजीनियरिंग में अगर इस फार्मूले को देखें तो वो उसमें होता है कि क्वांटिटी कितनी है और उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। अब आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो समंदर में कितनी बड़ी क्वांटिटी है पानी की, अगर उसका 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें एक्सपेंशन होती है, और उसकी वजह से जो पानी है वो आगे फैलता है। और बाज़ जज़ीरे जिनका प्रिडिक्शंस भी है कि मालदीव है या दूसरे श्रीलंका, यहाँ पर शहर के शहर डूबने का, मुल्क के मुल्क डूबने का इशारा मिलता है। और हमारे जो कराची के कोस्टल एरियाज़ हैं
आप देखें पानी कितना इंट्रूड कर जाता है अभी भी, जब फ्लड्स आते हैं तो उसमें समंदर का पानी आपके मैदानी इलाकों में आ जाता है और ज़ेर ज़मीन पानी की क्वालिटी को भी ख़राब करता है। और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे मछेरे हैं, उनके लिए ना सिर्फ माशी मसला बनता है बल्कि उनके लिए समाजी मसला भी ज़रूर बनता है। सर हम बात कर लेते हैं इसी पे कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये कहा जाता है कि गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसकी वजह से है, और ये भी कहा जाता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से है। बड़े बड़े ममालिक इसमें जो हिस्सा डाल रहे हैं, बाकायदा तौर पर उनका हिस्सा है। क्या यही वजूहात है या कोई कुदरती साइकिल भी है कि हो सकता है कि इससे पहले कई हज़ार साल पहले भी इसी तरह होता हो और वो आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चेंज हो के फिर वो बर्फ़ का ज़माना आया, फिर वो हिद्दत का ज़माना है, हो सकता कुछ और ज़माना आ जाए? कोई ऐसी वजूहात भी हैं, कोई ऐसी थ्योरीज है? ये थ्योरी तो ज़रूर है। इसमें एक थ्योरी ये है कि ज़मीन का टिल्ट चेंज होता है। हर 10,000 साल के बाद एक साइकिल बनता है। मसलन पहले आइस एज थी, उसके बाद वो टिल्ट जो है सूरज की चेंज होती गई आहिस्ता आहिस्ता, तो दर्जे हरारत जो है ज़मीन का वो बढ़ता गया। एक हद तक 10,000 साल के बाद ये साइकिल पूरा होगा तो फिर टेम्परेचर इसका कम होना शुरू हो जाएगा और फिर आइस एज में अब चले जाएंगे। ये भी एक थ्योरी है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ इख्तलाफात हैं लोगों को। तो ये बात की जाती है कि ये साइक्लिक चेंज है, ये मामला जो हैं वो। लेकिन आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो कुर्रे अर्ज़ पर तो फिर ज़िंदगी भी रहना मुश्किल हो जाएगा। और वो जो नापायद बायोडाइवर्सिटी है, जो आप देखते हैं कि अब डायनासोर ये और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वो दुनिया से ख़त्म हो गई हैं। अभी भी आप देखिए बायोडाइवर्सिटी पे कितना बड़ा इम्पेक्ट पड़ रहा है कि बाज़ जो फ्रूट्स हैं, बाज़ जानवरों की नस्लें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी उसमें कोला, वहाँ पे उसको बचाने की बड़ी मुहिम की गई, हालांकि वो एंडेंजर स्पीशीज़ में आता है। इसी तरह कैलिफोर्निया में जो इतनी बड़ी आग लगी उसमें वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा ज़ाया हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है बेहतर प्लानिंग और जिसे हम एडेप्टेशन कहते हैं कि आपने उसी माहौल में रह के जो कुछ करना है आपने करना है। बिल्कुल ठीक है सर। हम बात अभी पाकिस्तान पर दोबारा आ जाते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं सर तो इस वक्त मानसून का मौसम शुरू होने वाला है। पाकिस्तान में भी अभी मानसून शुरू होगा। क्या आप देख रहे हैं इम्पैक्ट मानसून का? क्या बारिशें ज़्यादा होने वाली हैं या मामूल के मुताबिक रहेंगी, या जो है वो मानसून खुश्क साली की नज़र हो जाएगा? पैटर्न क्या देख रहे हैं सर? जी, बाज़ इलाकों में तो खुश्क साली ज़रूर आएगी, सिंध के बाज़ इलाकों में, और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादातर इलाके जो हैं उसमें नॉर्मल से कह रहे हैं कि बारिशें ज़्यादा होंगी। हैदराबाद, सिंध में वहाँ भी बारिशें ज़्यादा होंगी, लेकिन जो दूसरे अजला हैं उनमें बारिश कम होने का डर है। और हमारे पंजाब में जो सेंट्रल पंजाब है इसमें भी कुछ इलाकों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें होंगी। तो इसमें जो अर्बन फ्लडिंग है उसकी भी प्रेडिक्शंस हैं, तो हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए उसके लिए। बिल्कुल ठीक है सर। क्लाइमेट चेंज का हमें मसला है, हमें मौसमों की शिद्दत का मसला है, लेकिन हुकूमत को क्या करना चाहिए कि हम, क्योंकि कुदरत से लड़ नहीं सकते, लेकिन नुकसान कम से कम जो है उसको मैनेज कर सकते हैं कि नुकसान कम से कम हो, हम मैनेज कर लें, कम डिज़ास्टर कम से कम ना बने कोई भी जो क्लाइमेट चेंज है। इसके लिए हुकूमत को क्या तजवीज़ देते हैं कि हमें करना क्या चाहिए इससे बचने के लिए? देखिए, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि हर माशी सेक्टर में डिज़ास्टर रिडक्शन के लिए आप SOPs बनाएं। कुछ एरियाज़ में बने हैं लेकिन बाज़ में जो मेजॉरिटी है उसमें नहीं बन सके। कि आपने वो बताना है सूबों को भी, ज़िलाई हुकूमतों को भी, कि आपने इस शिद्दत वाले मौसम में क्या करना है। मिसाल के तौर पर अब सीड, गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि सीड की इंपोर्ट को बैन उन्होंने हटा दिया है। तो इससे अब वो सीड्स भी आएंगे जो कि ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करेंगे, जो ज़्यादा पानी को भी बर्दाश्त करेंगे, ड्राउट को भी बर्दाश्त करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ वैरायटी है जो कि पाकिस्तान में आएगी और मैं समझता हूँ कि वो इसकी बहुत ज़रूरत थी। दूसरी बात ये कि हम पानी को कंज़र्व करें। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आप खेतों को फ्लड कर देते थे, पानी उसमें बस छोड़ के, तो वो पूरी फसल जो है
डूबने के करीब होती थी तो पानी बंद करते हैं क्योंकि अपना कोटा पूरा करते हैं। अब ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर की बातें हो रही हैं और ज़मीन को लेज़र टेक्नोलॉजी से हमवार करके, तो उसको, क्योंकि पौधे को तो सिर्फ जड़ में मॉइस्चर चाहिए, उसको और नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको लाना चाहिए। हार्वेस्टिंग के लिए पंजाब में मेरा ख्याल है कुछ काम बेहतर हुआ है, उसमें वो जो फसलों को आग लगती थी उसमें काफ़ी कमी आएगी, ये जो हार्वेस्टर उनको दे रहे हैं। इसी तरह दूसरे सूबों में भी आने चाहिए। तो मकसद कहने का ये है कि बहुत संगीन सूरत हाल है और हमें उसका जवाब भी उसी तरह ही तैयार रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी को उसी तरफ लेके जाना चाहिए। इसमें प्लानिंग कमीशन का बहुत बड़ा किरदार है। हमें अब उस अप्रोच को मेरा ख्याल है तर्क करना पड़ेगा कि कहीं से कोई डायरेक्टिव आ गया तो आप अपनी प्रायोरिटी सेक्टर को छोड़ के तो उसकी तरफ चल पड़े, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल फ़ायदा है। प्लानिंग कमीशन को एक इंडिपेंडेंट महकमे के तौर पे अब काम करना चाहिए, जिस तरह वो पहले भी कर रहे थे। 5 साल प्रोग्राम बनते थे, विजन 2030 बनी, सब कुछ हुआ, तो इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है हमारे हुकाम बाला जो हैं उनको भी अब डायरेक्टिव अपने कम करने चाहिए, पॉलिटिकल गेन के लिए उनको, उनके प्रोग्राम्स को ख़राब ना करें। थैंक यू।